देखो आज ना इकोनॉमिक्स क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाला है इस बार 10th के एग्जाम में जो पूछेगा उसमें से हमने क्या किया है, कुछ निचोड़ निकाला, ठीक। और वो हमने सेट किया है। अब इसको देखते चलो और कंप्लीट करते चलो, बहुत अच्छा है, बहुत आसान भाषा में क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या है। अपवर्जक क्या होता है? जैसे आपका देश का कोई क्षेत्र है, जैसे भारत है, तो भारत क्या है, एक समुद्री सीमा पर है ना। तो हमारे क्षेत्र से लगभग 200 किलोमीटर तक लिख दिए होंगे, देखना बेटा, किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी तक का क्षेत्र पर उस देश का अधिपत्य होता है, मतलब अधिकार होता है। समझ में आया? मुंबई से 200 किलोमीटर तक समुद्र का जो क्षेत्र होगा वह किसका होगा? भारत का होता है, जिसका केवल वही बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए कर सकते हैं। उतना दूर में आप मछली पालन कर सकते हो, उतना दूर में आप क्या कर सकते हो? बिजली उत्पन्न कर सकते हो। परिवहन मतलब पानी में वाहन चलाना होता है ना, जहाज वाज चला सकते हो। उसके आगे आप अगर जाते हो तो आप दूसरे देश में प्रवेश कर जाते हो, फिर परमिशन लेके आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। वही कह रहा है किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र उस देश का अधिपत्य होता है, उसका केवल वही बिजली, मत्स्य पालन, परिवहन आदि के लिए कर सकता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। अगला है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। बेटा देखो, संसाधन क्या है? दुनिया का हर एक चीज क्या है? आपका संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? दुनिया को वे सभी वस्तुएं या वो सभी चीजें जो मानव के लिए जरूरत हो और उसके समय को बचाने का काम करता है, क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। अब बेंच पे आप बैठे हो, बेंच क्या है आपका? संसाधन है ना। साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, जो भी गाड़ी वगैरह वगैरह जो है आपका क्या है? संसाधन। अब कह रहा है अब उसकी संरक्षण। संरक्षण मतलब उसकी बचाव। कुछ ऐसे संसाधन है भाई जो एक सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, है ना, और अगर एक बार वो खत्म हो गया ना फिर नहीं बन पाएगा। जैसे आपका हो गया मिट्टी तेल, पेट्रोल, है ना, कोयला, ये सब आपका जो संसाधन है ना, नविक अनवीकरणीय संसाधन है। क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब प्राकृतिक तो है, प्राकृतिक से बना हुआ तो है, लेकिन वह क्या होगा? एक दिन खत्म हो जाएगा। तो उसकी संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाला जो पीढ़ी है ना उसका लाभ नहीं उठा पाएगा। आने वाले पीढ़ी को ना समझ में नहीं आएगा कोई चीज था ही तो क्या था। इसलिए उसके बचाव बहुत जरूरी है। कह रहा है सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका रही है। संसाधनों को विवेकपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं को समाधान हेतु उपयोग करना ही संरक्षण कहलाता है। भविष्य में आने वाली पीढ़ी को इसी रूप में संसाधन मिले, अतः इसका संरक्षण बचाव करना अत्यंत जरूरी है। बता दिए ना। संसाधन कुछ ऐसी संसाधन है जिसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुप्त हो जाएगा। तो उसको क्या करते हैं हम लोग को बचाकर चलने के लिए बोल रहा है। कह रहा है कि संसाधन संरक्षण मतलब संसाधन को हम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। अगला है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। अब आप सुन लो, तकनीक की क्या भूमिका है। अब पेड़ पताई को काटते हो, घर का चौखट बना लेते हो, पलंग बना लेते हो, बेंच बना लिए, कुर्सी बना लिए, टेबल बना लिए, संसाधन कर रहे हैं। पहाड़ है, पहाड़ का पत्थर को काट काट के क्या बना देता है? हाँ हाँ, टाइल्स बनाता है ना, बना देता है ना। तो कहने को तो संसाधन को उपयोग में ला रहा है ना। तो कह रहा है संसाधन निर्माण के तकनीक की अहम भूमिका है, क्योंकि विभिन्न उपकरणों और मानव कुशलताओं के कारण ही संसाधनों की खोज किसी भी स्थान पर उत्खनन के पहले की जाती थी। बिना तकनीक अथवा कार्य कुशल एवं निपुणता के बिना संसाधनों का खोज एवं उपयोग की विधि पाना संभव नहीं है। उसको नहीं खोज सकते तकनीक के बिना। जैसे सोना चांदी है, सोना चांदी को अब खोजना कितना कठिन हो गया है ना। मशीन द्वारा सब खोजता है, वो ऐसे ऐसे करके जहानाबाज करता है, उसे पता कर लगाता है कोई धातु तो नहीं है ना। ऐ कह रहा है
सर्वोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? सर्वोच्च कृषि, सर्वोच्च मतलब क्या है? अच्छा, सबसे अच्छा। मिट्टी की सतह गुणवत्ता बनी रहे, मिट्टी की सतह में गुणवत्ता बनी रहे मतलब मिट्टी के अंदर में अम्लीयता रहे, है ना। क्या करता है, मिट्टी की गुणवत्ता खत्म हो जाती है तो कोई मारता है, खाद मारता है, यूरिया मारता है, टाइम मारता है, पोटास मारता है, जैविक मारता है, तो उसकी गुणवत्ता बढ़ी रहे ताकि हमको अच्छा फसल हो सके, अच्छा फसल हो सके। तो कह रहा है मिट्टी की सतह गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए वर्षा जल का संचयन, भूपृष्ठीय जल का संरक्षण, भूगत जल की पुनः पूर्ति के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है, जिसे सर्वोच्च कृषि कहते हैं। इस विधि द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति एवं संरक्षण साथ साथ हो जाती है, मिट्टी की बचाव भी हो जाती है और क्या होता है, आपका फसल भी अच्छा होने लगता है। ठीक है। वन जीवों के ह्रास के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल लगभग एक क्वेश्चन पूछ देता है। वन ह्रास मतलब होता है लुप्त होना, खत्म होना। ह्रास मतलब क्या होता है, लुप्त होना। कह रहा है वन्य जीवों के ह्रास के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। बेटा कोई बता सकता है? आप जानते हो वन के जीव जंतु कैसे कट रहे हैं, मर रहे हैं। पेड़ की धना अंधाधुंध कटाई, फिर क्या है, जो भी कहीं कहीं तालाब था और तालाब को क्या कर दिया, सब बंद कर दिया, नष्ट कर दिया। और क्या होता है, पानी का जवाब नहीं होता। अब पानी का जवाब नहीं होगा तो जवाब नहीं होगा तो क्या होगा, जीव जंतु पानी कहां से पिएगा, और पानी नहीं पिएगा तो वो मर जाएगा। तो कह रहा है कि वन्य जीवों का ह्रास का सबसे बड़ा कारण वृक्षों की अंधाधुंध कटाई है। इनसे उनका आवास छिन गया है और ये बिछड़ हो गए। मतलब पेड़ पताई कटने से क्या हो गया, जीव जंतु से क्या गांव में भागना शुरू कर दिया, और गांव में शरण नहीं मिलता, रह नहीं पाता है, तो क्या करता है, लोग उसको मारने लगते हैं, मार देते हैं या कुछ भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो खत्म होते चला गया। अब बताते हैं सांप के बारे में। बहुत सारे सांप है, बहुत तरह के सांप है, हम जानते हैं, आप जानते हो। कुछ ही सांप है जिसमें क्या होता है, जहर होते हैं, सब में तो नहीं होता। मतलब जहर वाला एक दो सांप है, बाकी जहर वाला नहीं है। लेकिन क्या होता है, सब लोग सबको मार देता है, मार देता है, क्योंकि उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं। अब जीव जंतु जब आता है या तो उसको मार के हटा देता है, और देखता है कि सुने होगा कि अंधविश्वास के चक्कर में बता देता है कि ये क्या है, कि गलत है, जहरीला है या कुछ भी, लोग उसको मार देता है, मार देता है ना। या फिर कुछ लोग क्या करता है, उसको मार के खा जाता है, खा जाता है। तो इससे क्या होता है कि खत्म होता चला गया। पालतू पशुओं के द्वारा अनियंत्रित चारण एवं विभिन्न तरीकों से वन संपदा का दोहन हुआ, जो वन जीवों को ह्रास एवं लुप्त होने का कारण बने हुए। पालतू जानवर पशुओं के लिए क्या किया, जंगल उंगल कटाई करने लगा खिलाने के लिए, और जंगल में कटाई खिलाने के लिए करने लगा। अब उससे क्या हुआ कि जंगल में कमी आ गई, जंगल में कमी आ गई, उससे भी ह्रास हुआ। रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण, औद्योगिक विकास एवं नगरीकरण के कारण वन जीवों का ह्रास हुआ। अब बताते, ट्रेन का रास्ता खुल गया, यहां से रास्ता खुला, तो इस रास्ते में जितना पेड़ पताई होगा सबको काटा जाएगा। अभी जैसे सुने हो अभी मोकामा की कहानी, मोकामा में सुने कि 1000 क्या बोला है, 1000 हेक्टेयर जमीन वो क्या किया है, मोदी ने क्या कर दिया, 1 करोड़ दे दिया, अडानी को दे दिया। लगा उसमें सुन रहा है कि 200 लाख से ऊपर पेड़ है, पेड़। अब 200 लाख पेड़ उसमें है, तो सब लोग पेड़ तो बर्बाद हो गया। तो क्या कहा, उद्योग बनाने के चक्कर में हो गया, औद्योगिक विकास के लिए हो गया, पेड़ की कटाई हो गई। रेल मार्ग, सड़क मार्ग निर्माण में भी क्या होता है, जब जो पेड़ आता है उसको काट कर हटा देता है। उसके बाद नगरीकरण, जिस शहर की बढ़ोतरी और जनसंख्या के साथ साथ क्या, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, नगर बढ़ता जा रहा है, और नगर बढ़ता जा रहा है तो आसपास का जो पेड़ है उसको क्या करता है, लोग काटना शुरू कर रहा है। इससे क्या होगा कि आपका वन खत्म होते जा रहा है, वन क्या हो रहा है, खत्म होते जा रहा है। अगला है वन जीवों के शिकार और उसके व्यापार से भी वन जीवों का ह्रास तेजी से हो रहा है। जस्ट बता दिया अभी आप, पहले भी बता दी। क्या होता है, वन जो जीव होता है उसको शिकारी लोग क्या करता है, शिकार करता है, मार के खा जाता है। इससे भी क्या होता है, वन जीवों में ह्रास हो रही है, समझे। लेकिन वन का होना अति आवश्यक है, हमारे पर्यावरण को संतुलित करने के लिए वन का बहुत बड़ा योगदान होता है, याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू। ये है
रेड डेटा बुक क्या है? देखो बेटा, रेड डेटा बुक क्या होता है? रेड डेटा बुक जो होता है ना, पृथ्वी पर जितने जो जीव जंतु है जो लुप्त के कगार पर है, लुप्त मतलब समझते हो ना, खत्म, हाथ के कगार पर, जो खत्म हो रहा है, धीरे धीरे क्या कर रहा है, खत्म हो रहा है, उसका लिख कर रखना। कह रहा है पृथ्वी पर पशु पक्षियों जीव जंतुओं की संख्या का रिकॉर्ड रखने की जो रुचि बनाई जाती है उसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसे IUCN जारी करती है। IUCN का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन नेचर है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। यहाँ है इसका मुख्यालय? स्विट्जरलैंड में है। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? नेचर। ठीक है, इसको शॉर्ट नेम में IUCN कहते हैं। इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। जो भी जीव जंतु है जो लुप्तीकरण के कगार पर, जिसकी मात्रा कम है, उसका यह डाटा रखने का काम करता है। चिपकू आंदोलन, भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। हाँ, ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चला गया एक आंदोलन था। ठीक है, ये चिपकू आंदोलन हुआ क्यों था? कि पेड़ की अंधाधुंध कटाई के कारण ये चलाया गया था आंदोलन। देखिए क्या हुआ था। उत्तराखंड के डेहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में अनपढ़ जनजातियों द्वारा 1972 ईस्वी में एक विशेष आंदोलन आरंभ हुआ था, जिसके तहत स्थानीय लोग ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से हरे भरे पेड़ पौधे को काटते देखकर बचाने के लिए अपने आक्रोश में पेड़ पौधों को घेर कर उसकी रक्षा करने लगे और कहने लगे कि पहले आप हमें काटो फिर जाकर पेड़ को काटना। ठीक है, जिससे हम क्या बोलते हैं? चिपको आंदोलन कहते हैं। कह देगा कि चिपको आंदोलन कहां घटित थी? तो उत्तराखंड के टेहरी गढ़वाल में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। अब किस क्षेत्र से है? तो बोलना कि पेड़ पताई की कटाई के क्षेत्र से, उसको बचाने के क्षेत्र से। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इसका भी बार बार पूछता रहता है। ठीक है, आगे आते हैं। खनिजों के संरक्षण के उपाय बताएं। अब आप समझते हैं कि अयस्क खनिज सब होता क्या है। देखो खनिज क्या होता है? पृथ्वी के जो अंदर से जो चीज निकलती है, जो उपयोगी चीज निकलती है, वो क्या है? आपका खनिज है। अब भाई जब निकलेगा पृथ्वी के अंदर से तो शुद्ध रूप से में तो नहीं निकलेगा, उसमें कुछ मिट्टी होगा, कचरा होगा, अगर कुछ तो होबे करेगा। और उसी को ना छटैया करने की जो क्रिया होती है, शुद्धिकरण करने की क्रिया है, वह कहलाता है अयस्क। क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। और पृथ्वी के अंदर से सामान निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? खनिज बोलते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं। खनिजों को निरंतर दोहन एवं नियंत्रण करके उनका बचत पूर्ण उपयोग करके एवं कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्पों की खोज करके एवं उसके विकल्पों को खोजना, खनिजों को अपशिष्ट पदार्थों को बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग कर ध्यान दिया जाए कि खनिज संकट से निपटा जा सकता है। अब बात को समझो, क्या कहा क्या नहीं कहा। देखो संरक्षण बचाव की बात बता रही। सबसे बड़ी बात, आप खनिज निकालने जाओगे तो खनिज जहां पर जिस ज्यादा मात्रा होगा वहीं से निकालोगे, जहां की मात्रा कम होगा तो कभी नहीं निकालोगे। अब मान लो कि लोहा की कीमत अगर 20 रुपया हो, कितना हो? 20 रुपया हो, आप उसको निकालने में धरती से 30 रुपया खर्चा पड़ जाए तो हम निकालने जाएंगे? कहा नहीं निकालने जाएंगे। कोई कह रहा है खनिजों के निरंतर दोहन पर नियंत्रण करे, मतलब बर्बादी पर उसको क्या करना है? रोकना है, रोकना है। मान लो जैसे लोहा टीना आपको है पास में, है ना, लोहा टीना आपके पास है, पीतल का कोई सामान है, तो आप उसको यूज करते हो, मान लो खराब हो गया तो उसको फेंको मत, फेंकना आपको नहीं है। उसको करना क्या है? कोई लोहा टीना वाला आता है, उसको दे दो या फिर उसके हाथे बेच लो। वो क्या करेगा? उसको ले जाएगा और ले जाने का उसको गलैया करेगा, छटैया करेगा, और गलैया करके फिर किसी न किसी रूप में उसको ला देगा। और जब किसी न किसी रूप में ला दिया तो उसका दोहन से तब बच गया, बर्बादी से बच गया ना। तो इससे जब बचा कर रखेंगे तब ना आने वाला लोग इसका उपयोग करेगा। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ऊर्जा संरक्षण के उपाय को लिखें। देखिए ऊर्जा संरक्षण के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। कह रहा है ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का अधिक उपयोग करना,
अनावश्यक उपयोग पर रोकथाम करना, जैसे बिजली रात में जरूरत हो तो दिन में नहीं जलाने का बात, बल्ब को बुझा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, उसको बचा कर रखिए। सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, मतलब कहने का मतलब कह रहा है कि अगर आपको यहां से जाना है मुजफ्फरपुर, तो आप अगर मुजफ्फरपुर जाते हैं तो आपका क्या होता है कि यहां से जाओगे तो 200-300 रुपया खर्चा पड़ जाएगा। पेट्रोल की कीमत के मान लो 2 लीटर खत्म हो गई, अब 2 लीटर पेट्रोल खत्म हुआ तो बर्बादी तो ज्यादा हो गया। अब सार्वजनिक अलग जो व्यक्ति अगर जा रहा है, 2-3 आदमी जा रहा है, टेम्पो से 4 आदमी जा रहा है, उसके साथ चले जाओगे तो तेल की भी बचत हो जाएगी, तो उसकी बचत करना है आपको। निजी वाहन का प्रयोग कम करें। मान लो कि यहां से किसी को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना है, वो लोग क्या करता है, मोटरसाइकिल निकाल कर चलना शुरू कर देता है, तो आप इसका उपयोग नहीं कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप पैदल चले जाए या फिर मोटरसाइकिल से चले जाए। इससे क्या होगा कि आपकी तेल की बचत होगी, संसाधन की बचत होगी, ऊर्जा की बचत होगी। लोगों को शिक्षित करें, लोगों को इसके बारे में बताएं। मान लें कि पेट्रोल है तो पेट्रोल कितना वर्ष में बनता है, लाखों वर्ष में बनता है। मान ले कि आप अगर यूज कर जाते, आपका धिया पुता होगा तो कैसे यूज करेगा जब खत्म हो जाएगा। तो आपको उसको बारे में बताना है, शिक्षित करना है, ताकि लोग समझदार बने, इसका उपयोग न के बराबर करें। ठीक है, आगे हाँ, अब आ गया श्वेत क्रांति। अब ये क्रांति पढ़े थे अभी जस्ट, चिपको आंदोलन पढ़े थे। एक श्वेत क्रांति है, एक नीली क्रांति भी पढ़ना है। नीली क्रांति की बात मछली से है, श्वेत क्रांति की बात जब भी आएगी तो सुन लेना कि दूध से। हाँ, और ये पंजाब में चली थी। बताते हैं क्या हुआ था। दूध क्रांति का ऑपरेशन फ्लड भारत की योजना है, जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1970 के जनवरी 13 मतलब 13 जनवरी 1976 को हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कुरियन को कहा जाता है। किसको बुलाता है? जनक कुरियन को कहा जाता है। इसके क्रांति का जनक कुरियन होता है। चलिए आगे हम लोग चले। हाँ, आगे चलते हैं। एक है व्यापारिक कृषि और निर्वाहित कृषि में क्या अंतर है। हम बताए थे इसको बाबू, व्यापारिक कृषि क्या होता है, निर्वाहित कृषि क्या होता है। ठीक है, समझिए। व्यापारिक कृषि वैसा कृषि जिसका उत्पादन व्यापार की दृष्टिकोण से किया जाता है। व्यापारिक बात समझ में आ गया ना, सिंपल भाषा में बेटा, जैसा वैसा कृषि जिसका उत्पादन व्यापार के दृष्टिकोण से किया जाता है, बेचने के लिए कहा जाता है, व्यापारी के मकसद से किया जाता है, जिसे व्यापारिक कृषि कहा जाता है। जैसे चाय, कॉफी, रबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तंबाकू, है ना। इससे किसान नए नए तकनीक का उपयोग कर फसल का उत्पादन करते हैं। तंबाकू का उत्पादन कैसे किए थे हम लोग? पहले सुखाता था 10 दिन 15 दिन खेत में, आज 2 दिन 3 दिन सुखाता है, लाता है, गाड़ी चला के मल देता है, छेप देता है, 5-7 दिन। हाँ, तो नया नया तरीका अपनाता है लोग। निर्वाहन कृषि वैसा कृषि जो जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। हाँ, कुछ गेहूं लगा दिया, थोड़ा चावल लगा दिया, धान लगा देता है, कहीं सब्जी लगा दिया, निर्वाहन कृषि कहलाता है। इसमें पूंजी का अभाव तथा किसानों की स्थिति दयनीय होता है, जैसे गेहूं, धान, मक्का। बता दिए ना, ये हो गया आपका निर्वाहित कृषि। अब कहने का मतलब व्यापारिक कृषि जो बड़े पैमाने पर हो, निर्वाहित कृषि जो छोटे छोटे टुकड़ों पर हो, ये भी याद रखना। ठीक है, भारतीय कृषि में किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है। देखो, भारतीय कृषि में सुधार लाने के लिए बहुत उपाय है, और इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होना चाहिए? सरकार का होना चाहिए। इसमें सरकार का होना चाहिए। होता क्या है, भारत के लोग डरता है। आपको बिहार की कहानी आपको पता है, लगभग 70% में क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ आने के बाद क्या होता है, सबका फसल क्षतिग्रस्त हो जाता है। फसल क्या हो जाता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है। अब क्या कोई अच्छा फसल लगाएगा, महंगा फसल लगाया जाएगा, उसका अगर बर्बाद हो जाएगा तो उसका तो पूरा बर्बाद हो गया। तो लोग डरता है, अगर उसको कोई सुविधा मिलेगा, लो बंद हो गया, एक मिनट।